हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करेंगे और आज चाहेंगे कि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्रिंसिपल्स है उसको ख़त्म करके उसके एप्लीकेशंस पार्ट पे आ जाए। उसी चीज़ में हम आज देख रहे हैं वापस से असाइनमेंट ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप को ज्ञात करने के लिए हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही आराम से तबीयत से पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हर एक चीज़ को आप बारीकी से देखें और थोड़ा सा उसके सराउंडिंग जो केमिकल एनवायरनमेंट है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए उसको हम समझ करके उसके आईआर फ्रिक्वेंसी जो है उसको कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, उस चीज़ को समझ करके हम उसकी फंक्शनल ग्रुप के बारे में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चले। ओके, लेट्स गो। मैं पहले हम आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और सिर्फ 3 चीज़ें अपन को करनी है और लंबे समय तक चलेगा ये कोविड-19। एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ मास्क लगा कर रखें, अच्छा वाला मास्क लगा के रखें, इज नॉट फॉर्मलिटी। सैनिटाइजर साथ रखें। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। बस ये 3 चीज़ें हैं जिसको आप बाहर जाते समय फॉलो करनी है और घर पे आते ही अपने सारे जो भी आपने चेंज करना है ड्रेसिंग और ड्रेसिंग चेंज करें, ड्रेस को चेंज करें और फिर ही अंदर जाए हाथ मुंह धो करके। बस ये आपको अपनाना है लंबे समय तक, बाकी सब काम कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चले आगे। असाइनमेंट ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रा, हमने फॉर्मूला देख लिया था। फॉर्मूला में बात करी थी कि जो वायर फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करती है अपॉन 2 पाई c/k अपॉन म्यू। k is the force constant and mu is the mass, reduced mass. There is the frequency is depend on in proportional to, it is directly proportional to √k. It is a force constant. Force constant it's called k. K is proportional to bond strength. जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा जो है आपका फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करने के लिए उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसको भी वाइब्रेशन कराने के लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ती है। उसी प्रकार से बॉन्ड जितना छोटा होगा उसको भी वाइब्रेशन देना ज़्यादा करनी पड़ती है। इनलोवेटेड होगा तो जल्दी से वाइब्रेट हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो चीज़ को। ठीक है, इसके बाद में लोअर कॉन्जुगेशन। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा सिस्टम उसका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी उतनी कम आती है। तो लोअर कॉन्जुगेशन जितना होगा उतनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अच्छी आएगी। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन कम से कम होगा तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। लोअर रेजोनेंस में लोअर होगा तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो भी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी कि बॉन्ड एंगल बढ़ता है। इस प्रकार से पहला हमने इस प्रकार से देख लिया था असाइनमेंट के अंदर। दूसरा देखा था कपल्ड वाइब्रेशंस। तो कपल्ड वाइब्रेशंस के बारे में बात कर ली थी अपने, एग्जाम्पल अच्छे से देख लिया था। उसके बाद अपन 3rd नंबर पर देख रहे हैं फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं, पढ़ेंगे हम क्या। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर अपन बिल्कुल माइंड में एकदम पिक्चर डेवलप कर लीजिए किस किस कारण से जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, कौन कौन से प्रभाव उसको प्रभावित करते हैं। चले आगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, कपल्ड वाइब्रेशंस के बाद में अगला एक असाइनमेंट है इसका फर्मी रेजोनेंस या फर्मी रेजोनेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस जो है इसको हम एक्सीडेंटल डिजनरेटिव बोल सकते हैं, डिजनरेसी, एक्सीडेंटल डिजनरेसी। तो ये फर्मी रेजोनेंस क्या है उसको समझने से पहले कुछ चीज देख लीजिए कि हमने जो वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स देखे थे उसमें हमने बात की थी म्यूजिकल टू जो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इसको 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से देखी थी। तो 0 से जब 1 में जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, आपने पहले देख लिया था, फंडामेंटल
वाइब्रेशन। और जैसे कि हम 0 से 2 में जाते हैं या 0 से आपका 3 में जाते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। ओके, तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, सेकंड ओवरटोन हो गया। इस प्रकार से फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या है, फर्स्ट ओवरटोन वाइब्रेशंस क्या है, सेकंड ओवरटोन वाइब्रेशंस क्या है, उसके बारे में हमने बात कर ली थी, बता दिया मैंने। अब फर्मी रेजोनेंस क्या कहता है उसको देखिए, कि हम जानते हैं कि कोई भी एक सिमेट्रिकल होता है, एक सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस मान लीजिए कि 2800 पर किसी का सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस मिलता है, और उसके अंदर सिमेट्रिकल भी है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी है और बेंडिंग भी है। तो स्ट्रेचिंग मान लीजिए, स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिकल जो है 2800 पर मिलता है, तो उसका बेंडिंग मान लीजिए कितने मिल रहा है, 1370 में मिल रहा है। ठीक है, यही सब बात कर रहे हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल, फंडामेंटल वाइब्रेशन 2800 पे मिल रहा है। तो इसी तरह से हमारा बेंडिंग का वाइब्रेशन जो है कितने मिल रहा है, 3700 मिल रहा है। इस प्रकार देखिए हम बात कर रहे हैं फर्मी रेजोनेंस की। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल को हम उसको उल्लेख करेंगे साथ में। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा फर्मी रेजोनेंस बात करने के लिए, एल्डिहाइड एक हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड का हाइड्रोजन ग्रुप है। इस हाइड्रोजन ग्रुप का जो CH डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ये H, इसका वाइब्रेशन देखते हैं तो इसका वाइब्रेशन जो हमें डबलेट के रूप में मिलता है। मिलना चाहिए था क्या, सिंगल एक ही मिला, डबलेट के रूप में मिलता है। कारण क्या है, वो फर्मी रेजोनेंस से देखिए कैसे। तो इस प्रकार से हम इसको बारे में बात करते हैं, CH के बारे में बात करते हैं। तो CH के बारे में हम देखते हैं, तो हमें जो है एक्सपेक्टेड है कि ये 2800 सेंटीमीटर इनवर्स में ये एक्सपेक्टेड है। CH की वाइब्रेशन जो है, CH वाइब्रेशन जो है आपका जो है वो क्या है, एक्सपेक्टेड है इतने पे, लेकिन मिलती क्या है हमें डबलेट के रूप में। रेंज मिलती है 2750 और डबलेट के रूप में 2850 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स में एक डबलेट के रूप में मिलती। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2800 लेकिन मिले डबलेट को, तो वो कारण क्या है, फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है देखिए, कि हमने ये चीज़ बात कर ली, एक्सपेक्टेड ये थी, और उसके अंदर हमने देखी कि जो आपका इस CH का जो फंडामेंटल स्ट्रेचिंग फंडामेंटल जो वाइब्रेशंस है वो मिलते हैं कितने पे, 2800 के आसपास मिलते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी, ये बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन इसी तरह से हम बेंडिंग वाइब्रेशन जो है, बेंडिंग फंडामेंटल मिलते हैं 1770 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है ना, 1770 के आसपास हमें ये देखने को मिल रहा है। और 1770 के कई बार 1775 के रूप में, आपको एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में देखते हैं, 1775 के आसपास मिल रहा है। तो इसका जो फंडामेंटल है, इसका ये बेंडिंग है। लेकिन अगर इस बेंडिंग का मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात करूं, वाइब्रेशंस की बात करूं, फर्स्ट ओवरटोन वाइब्रेशंस, तो फर्स्ट ओवरटोन वाइब्रेशंस हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल। ध्यान रखेंगे, ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल का मतलब 1775 है, तो 1775 का डबल कितना हो जाएगा, 2750। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ओवरटोन हमें मिल रहा है। और फर्स्ट ओवरटोन कितने मिल रहा है भाई, फर्स्ट ओवरटोन हमें जो है मिल रहा है 2750 पर। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग 2800 पर और इसका मिल रहा है 2750 के आसपास मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है देखते हैं कि ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर, फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ स्ट्रेचिंग 2800, और ये जो है आपका फंडामेंटल स्ट्रेचिंग का फंडामेंटल और 2700 फर्स्ट ओवरटोन 2750 है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ किसका है, बेंडिंग का। ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोज है। ठीक है ना, इसका फंडामेंटल स्ट्रेचिंग का, बेंडिंग का, फर्स्ट ओवरटोन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है उसका एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोज है।
क्लोज होने के कारण एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल पास पास मिलते हैं। पास पास मिलने के बाद में हमें जो रेंज मिलेगी वो रेंज 2700 से 2850 के बीच में, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, 2700 से 2850, 2700 से हमें मिलेगा 2850 तक सेंटीमीटर इस में रेंज मिलती है। और ऊपर अपर वाला अपर, लोअर वाला लोअर चला जाता है जब आपस में दो एनर्जी लेवल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रकार से फंडामेंटल और फर्स्ट ऑर्डर टोन में इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने से जो हायर थी वो हायर और लोअर थी लोअर चलेगी। ऐसी कंडीशन में दो वाइब्रेशन हमें मिलती है और दो वाइब्रेशन के लिए हमें इसलिए बोलते हैं कि एल्डिहाइड की डबलेट के रूप में मिलती है। ये था एक एग्जाम्पल फॉर फर्मी रेजोनेंस। ऐसे CO2 में भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उसमें भी आप फर्मी रेजोनेंस के बारे में बात करते हो। एक फर्मी रेजोनेंस हमेशा फंडामेंटल और ओटोन के बीच में इंटरेक्शन वाइब्रेशन सेम एनर्जी लेवल होने का इंटरेक्शन के कारण बनता है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं कि फर्मी रेजोनेंस। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कहा देखेंगे अपन, क्या इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। यानी प्लस आई और माइनस आई के बारे में बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और पहला इफेक्ट देख रहे हैं अपन, क्या इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल अपन लिया कि मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अपन म्यू वाइब्रेशन समझ चाहिए कितने आई कौन सा होगा। मान लीजिए म्यू वाइब्रेशन इसका नंबर 1 है। और इसी तरह से अपन इसकी बाद में बात करें, एल्डिहाइड एक ग्रुप है CO की, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके वाइब्रेशंस की C डबल बॉन्ड O वाइब्रेशंस के लिए लेके चल रहे हैं। और इसी तरह से हमारा एक क्या है, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना। तो इसका वाइब्रेशंस ये है, म्यू फ्रीक्वेंसी म्यू 1 और ये 2 और ये 3 है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड से कीटोन की तरफ गए तो CH3 ग्रुप अटैच हो रहा है। अटैच होने के कारण उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई है। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर उसका पहले की तुलना में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इसकी मिलेगी 1 की, 2 की और 3 की, ठीक है ना। तो कितनी कितनी मिलती है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, तो इंडक्टिव ज़्यादा होगा तो डबल बॉन्डेड जो C डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में 1750 मिलती है इसकी, 1700 एल्डिहाइड की 1725 मिलती है और 1715 के आसपास हमें जो है कीटोनिक ग्रुप की मिलती है। ये आपको याद भी करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी हमेशा के लिए। और इसका आसपास का जो केमिकल एनवायरनमेंट है, वो केमिकल एनवायरनमेंट क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इस प्रकार 1750, 1725, 1715 हमें जो है 3 रेंज को मिलती है। कारण क्या है कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल में अपन इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, अब पहला दूसरा नंबर पर देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया आपको, ये आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कमेंट्स करके अपन आराम से इसको देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं अपन। इस प्रकार से CH3 CH2 CO CH3 है और आपका CH2 डबल बॉन्ड CH ये है, ठीक है। और ये 2 एग्जांपल हमने अपन देखना चाह रहे हैं। तो इस 2 एग्जांपल किसका प्लस का IR इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, कौन सा हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नंबर पर वाइब्रेशन नंबर पर जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसमें जो केवल क्या है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्जुगेट इफेक्ट लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट कमज़ोर होता है, वीक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के लिए,
लेकिन कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉनों के सराउंडिंग, इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट करने के लिए। ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही स्पीड से या कंप्लीटली जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से O- और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और यहाँ पे आपका CH2 यहाँ पे प्लस आता है। तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीटली जो है सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से इसका जो म्यू फ्रीक्वेंसी है, CO फ्रीक्वेंसी, वो आपके पहले नंबर की ज़्यादा होगी और म्यू फ्रीक्वेंसी जो है आपका दूसरा नंबर पर जो था उस पर दूसरी फ्रीक्वेंसी से की तुलना में। इस प्रकार से कॉन्जुगेशन सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जिसका कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम आती है। इसका मतलब मैंने लिखा था स्टार्टिंग में लोअर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, लोअर कॉन्जुगेशन हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, हायर वेव नंबर्स। ठीक है, ओके, समझ में आ गए? चलो आगे चलते हैं। इस प्रकार से अगला इफेक्ट देख रहे हैं अपन कॉन्जुगेशन इंडक्टिव के बारे में बाद में अपन देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट भी IR फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है। तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करें तो रेजोनेंस क्या होता है कि जो लोन पेयर है वो आपके एक तरफ से दूसरी तरफ से जा रहे हैं, दिस कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। और दूसरी तरफ आपका एग्जांपल है RC डबल बॉन्ड OCl है। तो हम बात करें वापस फ्रीक्वेंसी तो वही चल रहा है, किसी ग्रुप के लिए देख रहे हैं CO के लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। तो CO के लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो है इसका लोन पेयर है, ये लोन इस प्रकार से जा रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये है इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो CL की ज़्यादा है, तो ये करने के कारण ये अपना लोन पेयर को इजीली नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा तो ये दे पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो CO आएगा एमाइड ग्रुप का जो आता है, एमाइड ग्रुप का CO फ्रीक्वेंसी जो लगभग आती है आपके 1665 के आसपास, 1665 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी। लेकिन देखिए कि RCOCl में CO की जो फ्रीक्वेंसी है वो CO की फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 1700 यानी 1800 के आसपास, 1800, ठीक है, 1800 सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इस प्रकार से इतनी ज़्यादा इसकी हायर होती है और अपन ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होगा उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम आएगी। ठीक है, तो जितना लोअर रेजोनेंस होगा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस कम होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये 1665 में मिला और 1800 मिला, इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी कम मिलती है। ओके, दूसरा एग्जांपल हम देखना चाहें इसी चीज का कि देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल है कि एक तो है हमारा 2, 3 और 4, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं अपन CH3 COOH, एक एग्जांपल है CH3 COOCH, ठीक है। पता ही है कि एक तो कीटोनिक ग्रुप, एक तो अपना एसिडिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरा जो है हमारा पास क्या है, एस्टर ग्रुप है। इस प्रकार से एस्टर का CO और एसिड का CO में से किसकी CO फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बताएं। तो हम ये देख सकते हैं कि OH है या CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है। खींचने के बाद में इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो लगभग चली जाती है कितने पर, मैं अभी बता देते हैं आपको। एक रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, उस रेंज को अपन बिल्कुल कोरिलेट करके चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके जो एस्टर होगा वो एस्टर की जो है 1750 के आसपास मिल जाती है। ये आपको मिलेगी कितने पर, इस CO की मिलती है OH जुड़ा हुआ है, C है 1700 के आसपास, और इसकी मिलेगी आपको 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से रेंज देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो एस्टर ग्रुप है या एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेजोनेंस इफेक्ट भी आपने देख लिया, और इस प्रकार से जो असाइनमेंट ऑफ द IR है, कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसको इफेक्ट प्रभावित करते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली।
अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि आया हुआ है नेट में। उस क्वेश्चन को लेकर के हम यहाँ पे इसको आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे और उसके बाद में अगला लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में। चलो देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है आईआर फ्रीक्वेंसी रेंज जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के बारे में ऑथेंटिसिटी बताती है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और किस अटैचमेंट क्या क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट क्या क्या है, उसके बारे में हमें आराम से सूचना मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही गौर से पढ़ना है और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। उसके बारे में देखिए एग्जाम्पल ऑफ केस फर्स्ट। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें हम लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमारे पास है कि कीटोनिक एक कार्बोनिक ग्रुप तो है, लेकिन किसके रूप में है? रिंग के रूप में। एक रिंग के रूप में कार्बोनिक ग्रुप है। दूसरा है रिंग हमारी अब जो है क्या हो गई है, 6 मेंबर से 5 मेंबर की तरफ शिफ्ट हो गई है। फिर हमारी रिंग जो है 4 मेंबर की तरफ शिफ्ट हो गई है। फिर हमारी रिंग जो है 3 मेंबर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इन सभी में म्यू CO कार्बोनिक ग्रुप के फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमें बताना है। तो ऑर्डर आप लोग ये बताइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा और किस प्रकार से मिलती है, बताइए क्या ऑर्डर हो सकता है। मैं वो रेंज नहीं पूछ रहा, मैं वो इसकी IR की वो रेंज है सेंटीमीटर इनवर्स, वो नहीं पूछ रहा, केवल ऑर्डर पूछ रहा हूँ किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, इस प्रकार से बताइए, सोचिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमें मिलता है 1715 पर। जैसे हम इसकी तरफ जाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगी वैसे वैसे इसकी बढ़ती चली जाएगी 1720 के आसपास। वैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे तो ये 1800 के आसपास मिल जाती है। और लेकिन जैसे हम छोटी रिंग पाते हैं 1690 के आसपास, देखा ये 1690 म्यू CO के बारे में बात कर रहे हैं। अब कारण क्या है, अब इसके बारे में सोचिए और सोच करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया है और थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे 120 डिग्री का है, ठीक है, एंगल है, और यहाँ से इसका एंगल धीरे कम हो रहा है। यहाँ जो एंगल है वो कितने का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा, यहाँ 60 डिग्री का होगा। अब इसके बारे में सोचिए और सोच करके मुझे बताइएगा। इसका आंसर अगली लेक्चर में इसका आंसर देंगे। आप लोग इसका आंसर तैयार रखना और कोई बात हो तो जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू सो मच।